मलुका आईएएस के सुभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है। लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। पॉलिटी में अब तक हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, ठीक है, उसके अलावा मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो जिनमें से लगातार यूपीएससी पिछले कई सालों में से सवाल पूछ रहा है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले एक चीज समझिए आप लोग कि कार्यपालिका निकाय कौन सा होता है, या फिर विधायी निकाय किसको बोलते हैं, या संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें से सवाल कई बार बनते हैं। तीनों ही को सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और उसके अलावा जो महाधिवक्ता जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, वो भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यपालिका के द्वारा, इस कार्यपालिका के आदेश पर जिस अगर निकाय की नियुक्ति होती है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, यही कार्यपालिका, जिस कार्यपालिका का भी हम लोगों ने जिक्र किया, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, इस कार्यपालिका के आदेश पर जिस अगर किसी निकाय की नियुक्ति होती है तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर कार्यपालिक निकाय, है ना। अगर आप लोग इसको देखेंगे, जैसे सीवीसी, जब सीवीसी को बनाया गया था तो ये कार्यपालिक निकाय था, है ना, अगर आप लोगों को याद हो। उसके अलावा एक एग्जांपल और देखिए, जैसे भारत का विधि आयोग जो है वो भी कार्यपालिका निकाय है, जो राष्ट्रपति के आदेश से और कहीं ना कहीं पर इसको कार्यपालिका के आदेश पर बनाया गया है। ठीक है, दूसरा बॉडी अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, विधिक निकाय किसको बोलते हैं भाई? ठीक है, जिसका निर्माण किसी कानून के तहत किया गया हो, है ना, किसी कानून के, संविधान में जिसका जिक्र नहीं है लेकिन किसी कानून का निर्माण करके उस निकाय को गठित किया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? विधिक निकाय। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक निकाय है ना। जैसे आप लोग देखेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है, वो भी एक क्या है? विधिक निकाय है। तीसरा आप लोग यहां पर देख लीजिए, जिसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकायों के बारे में जानिए, जिसका जिक्र संविधान में हो, है ना, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। देखिए यहां पर एक थोड़ा सा एक डाउट कई बार बच्चों के मन में रहता है, उसको यहीं पर क्लियर कर लीजिए आप लोग। जरूरी नहीं है कि जब संविधान बना हो तभी उल्लेख हो, बाद में भी किसी संविधान अमेंडमेंट के माध्यम से भी जोड़ा गया हो सकता है वो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में जब संविधान बना हो तब जिसका उल्लेख होगा तभी वो संवैधानिक निकाय होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो भाषाई अधिकारी जो है ना, एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है ना राष्ट्रपति, इसका जिक्र मूल संविधान में नहीं है, बट 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इस चीज को जोड़ा गया है, तो बट फिर भी वो संवैधानिक निकाय बन गया, है ना। तो ये तीनों चीजें आप लोग अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। अब जल्दी से हम लोग जो जो निकाय हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ तो लिए होंगे, बट सवाल कहां पर बनता है उस चीज को लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक निकायों में। ठीक है, संवैधानिक निकायों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनमें सवाल किस तरह का बन सकता है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यह एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए, इसको लेकर आप लोग अच्छे से जानते होंगे, भारत में चुनाव करवाता है। पहला सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इसको दूर करिए, जो बच्चों में होता है, वो ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र के स्तर पर चुनाव कराता है? नहीं, भारत में लोकसभा का, राज्यसभा के चुनाव तो कराता ही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कराता है, बट अगर आप लोग देखेंगे ना, तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि राज्य वित्त आयोग, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो नहीं नहीं नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग अगर आप लोग देखेंगे तो पंचायतों के चुनाव जो हैं वो उसके द्वारा करवाए जाते हैं। पहली चीज और पहला डाउट आप लोग यहां पर क्लियर करिए। दूसरा, इसको लेकर प्रावधान तो आप लोग चलिए पढ़ लेंगे कि 6 साल की के टाइम पीरियड तक इनको बना सकते हैं, या 65 वर्ष की जो होनी चाहिए एज होनी चाहिए, वो तो ठीक है, बट दिक्कत कहां पर है? इसकी कुछ कमियां हैं जिसको लेकर यूपीएससी पूछ सकता है। एक तो ये देखिए, इनके बारे में जो योग्यता है ना, किसको बनाया जाएगा, जो निर्वाचन आयुक्त जो है भारत में, राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिनको, उनकी योग्यता क्या होगी, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, इनकी कार्य अवधि क्या होगी,
ठीक है, या कार्यकाल को लेकर क्या चीजें हैं इसको लेकर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तीसरा, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो इनको रिटायरमेंट के पश्चात जब सेवा मुक्त हो जाएंगे उसके बाद नियुक्तियों पर रोक नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात इनकी नियुक्तियों पर रोक नहीं है। तो ये 3 प्रावधान ऐसे हैं जिसको लेकर सवाल बन सकता है, जिसको लेकर दिक्कत रहती है और ये कमियां हैं। इसीलिए बोला जाता है कई बार कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र इकाई के तौर पर कई बार काम इन वजहों से नहीं कर पाता है, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग को लेकर चीजें आप लोग समझ गए। दूसरा आप लोग जल्दी से देखेंगे यहां पर, आप लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे यूपीएससी के बारे में। ठीक है, यूपीएससी जिस संस्था को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में देखिए। नॉर्मली देखेंगे राज्यों के लिए भी बनाया गया है, केंद्र के लिए भी, दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। सबसे पहला क्लैरिटी तो यहां पर होना चाहिए। और दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक इशू यह है कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्य संख्या कितनी होगी, इसको लेकर किस पर छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति पर। ठीक है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि इसमें सदस्यों की संख्या क्या होगी संघ लोक सेवा आयोग में, है ना। तो और ये हमें मतलब सार्वजनिक रूप से अगर आप लोग देखेंगे साल में प्रति वर्ष जो है रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, जैसे फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, वित्त आयोग जो है आपका, वित्त आयोग जो है उसको समझिए। इसको लेकर 2-3 चीजें ध्यान में रखेंगे आप लोग। सबसे पहली चीज तो ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि हम लोग इसी के अंदर इसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, इसको लेकर जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना, वित्त आयोग के सदस्यों के कितने सदस्य होते हैं इसमें, 1+4, है ना। ये अध्यक्ष हो गए, ये आपके 4 सदस्य हो गए। अब इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है, बट इनकी योग्यता को लेकर जो प्रावधान है कि क्या इनकी योग्यता होगी, वो प्रावधान किसके पास है, पावर, वो अगर आप लोग देखेंगे तो संसद के पास मिलेगी आपको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग याद रखना है आपको, कि संसद इसके बारे में प्रावधान कर सकती है इनकी योग्यताओं को लेकर, है ना। इसके बारे में पावर किसको दे रखी है, संसद को। बट अगर जनरली अगर आप देखेंगे तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा, वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, ये सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होने चाहिए। इनकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सार्वजनिक मामलों के अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए। ये अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, बट सदस्यों को लेकर आप लोगों को पता है कुछ चीजें और हैं, जैसे हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उसे लेखा का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का ज्ञानी हो। इस तरह की रिक्वायरमेंट किन के लिए रखी गई, ये जो 4 सदस्य हैं। बट अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक ही एक रिक्वायरमेंट है, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर सवाल बन सकता है। वित्त आयोग को लेकर आप लोग चीजें समझ गए। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कैग के बारे में। ठीक है, कैग भी एक आप लोग जानते होंगे कि एक संवैधानिक निकाय है ना, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल भारत का ये है। अच्छा, इसको लेकर एक कंफ्यूजन समझिए। यहां पर यूपीएससी कई बार इस तरह से सवाल फ्रेम करता है, अगर तो वो आपसे ये पूछे कि राजकोषीय संघवाद का प्रहरी कौन है ना, फेडरल, जिसमें राजकोषीय जिक्र आ जाए, राजकोषीय फेडरल का जिक्र आ जाए, तो आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग अगर आप लोग देखेंगे तो क्या करता है, आवंटन करता है। रेवेन्यू जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसका आवंटन किस स्तर पर किया जाएगा, चाहे वो वर्टिकल लेवल पर हो चाहे हॉरिजेंटल लेवल पर हो, इसकी सिफारिशें कौन करता है, वित्त आयोग करता है। बट इसीलिए उसको फेडरल से जोड़कर मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर पूछा जाए कि भारत में राजकोषीय संघवाद का प्रहरी कौन है तो वित्त आयोग होगा। अगर पूछा जाए कि लेखा विभाग का अध्यक्ष कौन है या कुछ भी ऐसा हो जो ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ हो, लेखा विभाग का मुखिया पूछ ले, लेखा विभाग का मुखिया पूछ ले तो कौन होगा, कैग होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ गए आप लोग। जहां पर राजकोषीय की बात हो रही होगी वहां पर फाइनेंस कमीशन का जिक्र आएगा, क्योंकि वो फेडरल है, फेडरल संघवाद की बात हो रही है ना, वहां पर नीचे राज्यों का भी जोड़ है उसमें, तो राज्यों के लिए आवंटन कौन कर रहा है, वित्त आयोग कर रहा है। बट जनरली यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कैग तो ये लेखा विभाग का मुखिया है। सबसे पहले ये चीज समझिए। दूसरी बात ये देखिए कि कैग जो है कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रस्तुत करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स कैग को तैयार करनी होती हैं इसके बारे में। सबसे पहले विनियोग लेखा पर रिपोर्ट तैयार करता है वो, ठीक है, विनियोग पर। दूसरा वित्त लेखाओं पर, और तीसरा अगर आप लोग देखेंगे तो सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने का काम कौन करता है, कैग।
ठीक है, इसको लेकर अगर सवाल बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है कैग को लेकर। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लेखा विभाग का अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए, लेखा विभाग का मुखिया पूछ लिया जाए, तो भारत में कौन होगा? कैग होगा। जल्दी से ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी एक दो निकाय और हैं जिसके बारे में हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटी और जो आपका एससी के लिए है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता नहीं है जिसको लेकर सवाल बने, बट इतना याद रखिएगा वो दोनों संस्थान संवैधानिक निकाय हैं, है ना। अगर आप लोग देखेंगे जो एससी के लिए अगर जो आयोग बना है वो क्या करेगा? एससी से रिलेटेड शिकायतें सुनेगा, और जो एसटी के लिए बना होगा वो किससे रिलेटेड निकाय मतलब शिकायतें सुनेगा? जनजातियों को लेकर। तो उनमें तो सिर्फ इतना ही सवाल बनता है। और अब जो है ओबीसी के लिए जो संस्था है उसको भी अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? 102, ये याद रखना है भाई, ठीक है। 102 अमेंडमेंट के माध्यम से ओबीसी को निकाय आयोग को भी अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अब जल्दी से देखिए भाई, जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा था, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो आयोग है, एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं ना राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे पहले इसको लेकर 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिए। पहली चीज तो ये है कि ये जो निकाय है ये मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था। सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं, ठीक है। तो किससे जोड़ा गया? 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको लेकर और याद रखिए आप लोग कि यह जो है ऐसा नहीं है कि किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता, ऐसा नहीं है। ये अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसको ही ये, उसके माध्यम से ही ये रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट जो है आपको इसके बारे में याद रखें। ये कुछ हम लोगों ने संवैधानिक निकायों के बारे में देख लिया। अब जल्दी से हम लोग विधिक निकायों के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं भाई, ठीक है। विधिक निकायों में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कौन सा निकाय है, ठीक है। ये कानून के द्वारा बनाया गया ना, 1993 में कानून के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? विधिक निकाय बोलेंगे, है ना। इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाती है जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है ना। आप लोगों को पता होगा कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जाती है। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होता है? भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगर आप लोग देखेंगे दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उसको शामिल किया जाता है, और गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो इस तरह से इस कमेटी के माध्यम से इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है ना। 1 वर्ष से ज्यादा का कोई मामला हो चुका है तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें दखल नहीं देगा, है ना। कई मामले ऐसे होते हैं जैसे सैन्य विभाग को लेकर जम्मू कश्मीर में जो मैटर होते रहते हैं उनमें भी इनको ज्यादा दखल करने की अनुमति नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, फोर्सफुल नहीं होती हैं। इसकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। तो ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर भी चीजें हो गई। दूसरा भाई एक चीज और, सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है ना, केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना को लेकर आप लोगों को पता है अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सूचना, अगर आप लोगों को पब्लिक ऑफिस से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम लोग आरटीआई वगैरह दाखिल करते हैं, उसके लिए इस आयोग को बनाया गया है, और यह भी एक विधिक निकाय है। इसको लेकर एक सवाल यहां पर बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसको करता है? यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ये जो है आपका राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, बट नहीं, ये केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है ना। इसको लेकर भी आप लोगों को याद रखना है। जल्दी से सीबीआई के बारे में देख लेते हैं क्योंकि बहुत लगातार न्यूज में बनी रहती है यह निकाय। सबसे पहली चीज यहीं पर मैं सीवीसी भी बता देंगे, हम लोग क्लियर हो जाएंगी दोनों चीजें। देखो सीबीआई जो है वो कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कोई विधिक निकाय नहीं है। सीबीआई को जो पावर्स मिलती हैं वो दिल्ली पुलिस प्रतिस्थापना अधिनियम जो है 1946 का, उसके माध्यम से इसको पावर मिलती है, ठीक है। तो अपने आप में सीबीआई कोई विधिक निकाय नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। और दूसरी चीज, सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? इसको लेकर बहुत सारे बच्चों का आंसर रहता है ये होम मिनिस्ट्री रहता है। नहीं, ये कार्मिक मामलों का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उसके तहत आता है।
ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसको लेकर बनते हैं, क्या सीबीआई एक विधिक निकाय है? नहीं, बिल्कुल निकाय है। तीसरा एक फैक्ट और देख लीजिए, संथानम समिति जो है उसके आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, सिफारिशें करने के लिए बनाई गई थी ये भ्रष्टाचार विरुद्ध, उसके आधार पर सीबीआई की नियुक्ति की गई थी। सीबीआई फिर से कह रहा हूं विधिक निकाय नहीं है, अगर यूपीएससी पूछे तो गलती हो जाएगी, होम मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है, ये कार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। जब सीबीआई देख रहे हैं तो यहीं पर हम लोगों को सीवीसी को भी देख लेना चाहिए। ठीक है, बट सीवीसी देखो, जब सीवीसी बनाया गया था तो यह कार्यपालिक निकाय था। यूपीएससी के हर स्टेटमेंट को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अगर वो पहले स्टेटमेंट में यह लिख देता है कि सीवीसी जो है मूलतः है एक संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय था, स्टैच्यूटरी बॉडी था, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मूलतः नहीं था, मूलतः क्या था? ये कार्यपालिक निकाय था। इसको बाद में चलकर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या बना दिया गया? विधिक निकाय। इसको कानून बनाकर इसको विधिक दर्जा दे दिया गया। तो अब सीवीसी अगर आप लोग देखेंगे तो यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसको भी कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही अगर आप सीबीआई देखेंगे, सीवीसी देखेंगे, इसके लिए सिफारिश करने वाली कमेटी कौन थी? सीबीआई, संथानम समिति थी। तो ये आप लोग अच्छे से इसके बारे में देख चुके हैं। कार्यपालिक निकाय को लेकर मैंने आप लोगों को चीजें पहले ही क्लियर कर दी हैं। जैसे भारत का जो विधि आयोग है वो एक कार्यपालिक निकाय है, उसको कार्यपालिका के आदेश पर बनाया जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने संवैधानिक संस्था क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। कौन कौन सी भारत में संवैधानिक संस्थाएं वर्क कर रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। विधिक निकाय क्या होते हैं उसके बारे में देख लिया। कौन कौन से विधिक निकाय, और सीबीआई को लेकर खास करके, क्योंकि लगातार ये न्यूज में बनी रहती है ये संस्था, तो इसके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल हम लोगों ने समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।